सो अभी तक हमने देखा कि हेलान को गुई का वेट करते करते सुबह से शाम हो जाती है और फिर जब गुई फाइनली थीम पार्क आई तो वहाँ हेलान नहीं था। गुई को लगने लगा कि शायद हेलान जा चुका है और भला वो मेरा वेट करेगा भी क्यों, कि तभी कोई गुई को पुकारता है जो कि और कोई नहीं बल्कि हेलान है। तो तब गुई बुरी तरह शॉक रह गई कि इसका मतलब तुम अभी तक यहीं थे। हेलान बोला कि मैंने पूरे 3 साल तुम्हारा वेट करा है, तो ये तो फिर भी एक दिन की बात है। तो तब गुई बोलती है पर तब भी तुमने मुझे सुबह के 10 बजे बुलाया था और मैं अब आ रही हूँ। तो तब हेलान बोलता है कि नहीं, मैंने तुम्हें रात के ही 10 बजे बुलाया था और तुम टाइम से पहले आई हो, इसलिए यह अच्छी बात हुई ना। और फिर अपना हाथ आगे करने लगा। गुई इमोशनल होने लग जाती है हेलान के प्यार को देखकर कि कैसे इसे मुझसे कोई भी शिकायत नहीं, सिर्फ मेरा प्यार चाहिए। तो अब बस होना क्या था, ये दोनों राइड्स पर आ गए और एक एक राइड को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करने लगे। क्यूट बात ये थी कि इन्होंने अभी तक एक दूसरे के हाथ को नहीं छोड़ा था, यानी जब तक थीम पार्क में रहे तब तक एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे। वैसे गाइस, सब ड्रामा में एक बात सिमिलर होती है कि यहाँ अम्यूजमेंट पार्क का सीन ज़रूर दिखाया जाता है। शायद ही कोई ऐसा रोम कॉम ड्रामा होगा जहाँ अम्यूजमेंट पार्क का सीन नहीं दिखाया गया हो, वरना ऑलमोस्ट सभी ड्रामा में ये सीन होता है। फिर चाहे ड्रामा कोरियन हो या फिर चाइनीज। वेल, अब ये दोनों अच्छे से एंजॉय कर चुके थे, इसलिए यहाँ से जाने लगे। जहाँ जब बातों के बीच गुई पूछती है कि वैसे क्या सच में तुम्हें मुझसे ये नहीं पूछना है कि मैं इतनी लेट क्यों आई हूँ, यानी वैसे तो मैं सुबह से रेडी थी पर बस आ नहीं पा रही थी। तो तब हेलान गुई को चुप करा देता है ये बोलकर कि मेरे लिए पास्ट नहीं बल्कि प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है, जिसमें तुम मेरे सामने हो। एंड मुझे पता है कि तुम स्टडी में ब्रिलियंट हो, स्पोर्ट में ब्रिलियंट हो, लेकिन प्यार को समझने में नहीं, इसलिए इट्स ओके। और फिर धीरे धीरे गुई को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगा। गुई भी आगे बढ़ रही थी क्योंकि वह हेलान के लव को फाइनली एक्सेप्ट कर चुकी है। पर अब क्योंकि उसने अपने सिस्टम से बोल रखा था कि 100% हार्ट बीट होते ही मुझे स्टॉप कर देना, इसलिए वो खुद ब खुद हेलान से दूर हो गई। हेलान कुछ भी समझ नहीं पाया और फिर तभी गुई हेलान को जल्दबाजी में बाय बोलकर यहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो ये सब बातें यूचैन को बता चुकी है कि मैं कैसे किसके टाइम भाग गई थी। तो तब यूचैन जोर जोर से हंसने लगा और बोला वैसे उस टाइम हेलान का चेहरा वाकई में देखने लायक होगा, वो ऐसा दिख रहा होगा कि जैसे उसके सामने पूरी दुनिया खत्म हो चुकी हो। तो तब गुई यूचैन को डांटती है कि तुम हेलान का मजाक मत बनाओ। यूचैन बोला कि वैसे मॉम हेलान के फेवरेट डम्पलिंग्स बना रही हैं, क्यों ना तुम हेलान को वो देकर आओ। तो तब गुई मान जाती है और जब डम्पलिंग्स लेकर हेलान के घर उससे मिलने जा रही थी कि तभी उसने देखा कि हेलान की मदर कहीं जा रही हैं। वो एक कार में बैठी जहां एक आदमी था, इसलिए गुई को समझ नहीं आया कि भला ये आदमी कौन है जिसके साथ हेलान की मदर इतना ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। इसलिए वो इन दोनों का पीछा करने लगी, जिसके बाद अब हमें इन दोनों को बातें करते हुए दिखाया गया, जहाँ जो वो पर्सन है वो बता रहा है कि मेरी कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है। तो तब हेलान की मदर बोली तुम फिक्र मत करो, हेलान मुझ पर बहुत भरोसा करता है, जिससे जब मैं कहूँगी कि मुझे कुछ पैसे चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए तो तब वो चुपचाप अपना मनी कार्ड मुझे दे देगा। गुई सारी बातें सुनने के बाद गुस्से से हेलान की मदर के सामने आती है, जहाँ पहले वो अपनी पावर से उस आदमी को बेहोश कर देती है। फिर हेलान की मदर से बोली कि क्या आप सच में हेलान की मदर हो? क्या आप यूएस से वापस सिर्फ हेलान का इस्तेमाल करने आई थी? मैं अभी हेलान को सब सच बताने जा रही हूँ। तो तब वो गुई को रोकने की कोशिश करने लगती हैं, ये बोलकर कि मुझे नहीं पता तुम्हारे पास ये सब पावर कहाँ से आई है, पर बस प्लीज़ तुम हेलान को कुछ मत बताना। मैंने जो कुछ भी करा है वो सब मजबूरी है, कम से कम मुझे बात एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। तो तब गुई कहती है कि ठीक है, आपके पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं। तो तब हेलान की मदर ने बताना स्टार्ट करा कि मैं अपने क्रश को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी और हम बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे, लेकिन उस टाइम मेरा क्रश गरीब था, इसलिए जब मेरी मदर की तबीयत ख़राब हुई एंड मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे तो मैं ऑब्वियसली अपने क्रश से कोई भी पैसे नहीं मांग सकती थी, क्योंकि वो खुद अपनी परेशानियों में रहता था। तो तब हेलान के फादर मेरे पास आए थे, जिन्होंने मेरी मॉम का इलाज करने के बदले एक शर्त रखी कि मैं उनसे शादी कर लूँ। मैं मजबूर थी, इसलिए मैंने हेलान के फादर की बात को मान लिया था। थोड़े टाइम बाद हेलान पैदा हुआ और हम तीनों हैप्पी फैमिली की तरह एक साथ रहने लगे। मैं अपने क्रश को भी भुला चुकी थी, मगर अचानक हेलान के फादर का बिहेवियर मुझे लेकर बदलने लगा था। वो पूरे दिन गुस्से में रहते थे, मुझसे लड़ते रहते थे, हाथ भी उठाते थे, जिस वजह से हमारी बहुत बहस होती थी और ये सब हेलान के सामने होता था, जिस वजह से वो काफ़ी डर जाता था, इसलिए मैं उसे चुप कराती रहती थी। लेकिन अचानक एक दिन मुझे अपने क्रश की कॉल आई, जिसने बताया कि उसने यूएस में अपना बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, इसलिए अब वो मुझे वापस बुलाना चाह रहा है।
तो तब मैंने सेल्फिश बनकर अपनी खुशी के लिए जाने का डिसाइड करा था और मैं हेलान को उसके फादर के पास छोड़कर चली गई थी। वैसे भी अगर मैं हेलान को साथ लेकर जाना चाहती तो ऐसा हेलान के फादर कभी होने नहीं देते, इसलिए मजबूरन मुझे हेलान को छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन अब अचानक मेरा क्रश यानी जो कि अब मेरा हस्बैंड है, उसकी कंपनी बहुत बड़े नुकसान में जा चुकी है, इसलिए मैं हेलान के थ्रू उनकी मदद कराना चाहती हूँ। तो तब गुई कहती है कि आप वाकई में काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो, आपको हेलान से बिल्कुल प्यार नहीं, जबकि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। हेलान की मॉम कहती है कि नहीं, ये सच नहीं है, यानी मैं भी हेलान से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ और जब मैं उससे दूर थी तो मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा मिस करा था। वो मेरा ही खून है, मैं ऐसे कैसे उसे हेट कर सकती हूँ। तो तब गुई बोली कि पर यूज़ तो कर सकती हो ना। तो तब वो और ज़्यादा गुस्सा करने लगी कि नहीं, ये सच नहीं है, मैंने हेलान का यूज़ नहीं करा, तुम प्लीज़ हेलान को कुछ मत बताना, वरना उसकी नज़रों में अपनी मॉम की इमेज क्या रह जाएगी। बट गुई अभी भी मान नहीं रही होती है, तो तब वो गुस्से में मन ही मन गुई को उल्टा सीधा कहने लगी। तो तब गुई उनके सामने अपनी पावर से एक स्टोन पकड़ती है और फिर उसे मसल के दिखाने लगी कि मुझे बुरा भला कहने की हिम्मत मत करना, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ। आपके पास अब बस दो रास्ते हैं, या तो मुझे हेलान को सच बताने दो या फिर चुपचाप उसकी ज़िंदगी से चली जाओ और फिर दोबारा वापस मत आना, क्योंकि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई भी हेलान को हर्ट करे। तो तब हेलान की मदर चुप खड़ी रही। फिर तभी सीन कट हुआ और दिखाया गया कि हेलान जब घर वापस आया तो उसे मॉम कहीं भी दिख नहीं रही होती है और फिर तभी उसे अपनी मॉम का नोट मिला जिस पर लिखा है कि मैं वापस यूएस जा रही हूँ और अब कभी वापस नहीं आऊँगी। तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है एंड अपनी मॉम को कॉल करता है, लेकिन अब नंबर भी बंद आने लगा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेलान गुई को पूरी बात बताता है एंड बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी मॉम के चले जाने की वजह से, इसलिए बोला कि डैड सही कहते थे कि मॉम हार्टलेस है और वो सच में है। फिर बोला मैं कभी अपनी मॉम की तरह नहीं बनूंगा, यानी मोमो मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, बल्कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा साथ भी दूंगा। जो सब सुनकर गुई हेलान के लिए परेशान होने लगती है कि हेलान अपनी मॉम के चले जाने की वजह से कितना परेशान है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि गुई ने फिर से रिकॉर्डिंग की जहां वो बोल रही है कि मेरे स्कॉर्पियस प्लैनेट पर जब भी कभी कोई दुश्मन मेरे लोगों को परेशान करता था तो मैं उससे बदला लेती थी, यानी अपने लोगों को प्रोटेक्ट करती थी। सेम इसी तरह हेलान को उसकी मदर हर्ट करने आई थी पैसों की वजह से, यानी उन्हें सिर्फ हेलान से पैसों का मतलब था, इसलिए मैंने उन्हें हेलान से दूर कर दिया, क्योंकि मैं हेलान को बिल्कुल भी हर्ट होते हुए नहीं देख सकती हूँ, बल्कि उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। पर ऐसा लगता है कि जैसे लास्ट में मैं ही उसे सबसे ज़्यादा हर्ट कर दूंगी और फिर तभी उदास होने लगी। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूचेन जब कैफे आया तो तब लायरा को देखकर शॉक रह गया कि क्या तुम यहाँ काम करती हो। बट लायरा कोई जवाब नहीं देती बल्कि यूचेन को इग्नोर कर रही थी। यूचेन कहता है कि अब जब हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो तुम्हें मुझे डिस्काउंट देना चाहिए। लायरा मान नहीं रही थी बट यूचेन डिस्काउंट की जिद करता गया, तो तब इसलिए लायरा यूचेन को बाहर ले आती है और यूचेन को मारते हुए सभी को बताने लगती है कि सभी लोग ध्यान से देखो, ये लड़का जो खुद को यूनिवर्सिटी का हॉटी बताता है ये एक नंबर का कंगाल है। यूचेन लायरा से ऐसा करने से मना करने लगा, फिर लायरा को वार्न करके जाता है कि तुम्हें मैं देख लूंगा। सीन कट हुआ और अब हम फिर से डैंथरस को गुई को पावर देते हुए देखते हैं, लेकिन जब दोनों को अचानक फिर से स्ट्रेंज पावर फील होने लगी स्टोन की वजह से, तो तब डैंथरस तो यहाँ से बहाना करके जाने लगता है, बट गुई उससे सब सच बताने के लिए बोलती है, ये कहकर कि मुझे पता है कि जरूर कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। तो तब डैंथरस ने फाइनली गुई को स्टोन के बारे में बताया। सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि कैसे ये दोनों गार्ड्स को मारकर लैब के अंदर जा रहे हैं। डैंथरस बताने लगा कि मैं यहाँ एक बार पहले भी आ चुका हूँ और यहाँ मेंटल पावर यूज नहीं होती। तो ये सुनकर गुई को याद आया कि मिस्टर चाओ के घर पर भी मेंटल पावर यूज नहीं होती थी, तो क्या वो भी इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। डैंथरस बोला कि बस याद रखना कि तुम्हारा सबसे बड़ा मोटिव ये है कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है। तो तब गुई बोली कि ज्यादा डरो मत। तो वहीं हेलान जो कि काफी ज्यादा उदास है वो गुस्से में अपनी मॉम की फोटो को उल्टा करके रख देता है और बस गुई को देखते हुए उसे याद करने लगा। तो वहीं गुई एंड डैंथरस अब काफी अंदर आ चुके थे कि तभी दो गार्ड्स आए और इन दोनों से पूछते हैं कि भला तुम दोनों कौन हो। तो तब डैंथरस काफी ज्यादा डर गया और बताने लगा कि मेरी बहन रास्ता भूल गई थी इसलिए हम गलती से यहाँ आ गए हैं।
पर अब यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन वो दोनों गार्ड्स जब जैसे गुई पर अटैक करने वाले थे कि तभी गुई ने एक ही पंच में दोनों को मारकर नीचे गिरा दिया, जो देखकर डैंथरस शॉक रह गया कि इसे तो फाइट करनी आती है। मगर तभी और भी कई सारे गार्ड्स यहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर डैंथरस की तो बुरी हालत होने लगी। मगर तभी गुई के पास हेलान की कॉल आई, इसलिए वो सभी से रुकने के लिए बोलती है, ये कहकर कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल है। और फिर कॉल को अटेंड करके हेलान को बताने लगी कि मैं अभी बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं बिजी हूँ। हेलान को कुछ समझ नहीं आया कि भला ऐसा कौन सा काम है जो गुई बिजी है। और फिर अब गुई अपना मोबाइल डैंथरस को पकड़ाती है, ये बोलकर कि अगर फिर से हेलान की कॉल आए तो तुम्हें मुझे बताना है। और फिर अब बस होना क्या था, स्टार्ट हुई फाइट, जहाँ गुई आसानी से सभी को सबक सिखा रही थी एंड वो इस तरह सभी को मार रही थी कि सब बेहोश होते जा रहे थे। डैंथरस फाइट एंजॉय करने लगता है एंड वहाँ जो चिप्स रखी थी उन्हें खाते हुए बताने लगा कि उसके पंच मारो, उसके किक मारो, उसे ऐसे मारो। तो तब गुई ने सेम वैसे ही करा। गुई सभी को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर देती है, यानी सबको बेहोश कर चुकी थी। तो तब डैंथरस गुई की तारीफ करने लगा कि तुम तो सच में सुपर वुमेन हो, यानी मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी एलियन के पास इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल्स हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों सेक्शन ए में आ जाते हैं, यानी वहाँ जहाँ स्टोन रखा हुआ है, जिसे गुई ध्यान से देखने लगी। डैंथरस बताता है कि ये स्टोन दिखने में तो एकदम नॉर्मल है, पर जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आसपास के सभी एलियंस को इफेक्ट करती है। गुई और ध्यान से स्टोन को देखने लगी। फिर डैंथरस ने बताया कि इस स्टोन में इतनी पावर है कि ये गैलेक्सीज को भी आपस में कनेक्ट कर सकता है, यानी अब हमें घर जाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम इसी से अपने प्लेनेट का डोर ओपन कर सकते हैं और ईजिली यहाँ से जा सकते हैं। बस स्टोन का एक्टिवेट होना ज़रूरी है। जब लास्ट टाइम ये थोड़ा सा एक्टिवेट हुआ था तो उसी की वजह से तुम कोमा से जागी थी। गुई शॉक होने लगी इन सभी बातों को सुनकर। फिर फाइनली उसे सब समझ आ गया कि इस स्टोन के अंदर जो पावर है वो गुई की ही पावर का कुछ % है, यानी वो पावर जिसे छुपाने के लिए वो अर्थ पर आई थी एंड उसने पूरी पावर को कार्डोशी को दे दिया था। सीन कट होता है। अब हमें गुई को घर पर दिखाया जाता है, जहाँ वो कार्डोशी से कह रही है कि इसका मतलब तुम हमारा प्रॉमिस भूले नहीं थे, बल्कि तुमने मेरी पावर को मरने से पहले एक स्टोन के अंदर डाल दिया था। मुझे अभी तक ये लग रहा था कि मैं गलत टाइम पर उठ गई हूँ, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल ठीक टाइम पर उठी हूँ, क्योंकि अब मैं स्टोन की हेल्प से वापस जा सकती हूँ और जिस पावर को मैं बाकी प्लैनेट से छुपाकर अर्थ पर लाई थी उसे भी वापस अपने घर ले जा पाऊंगी, ताकि स्कॉर्पियस प्लैनेट फिर से बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सके। सीन कट होता है और अब हमें डैंथरस को दिखाया जाता है, जो कि गुई के बारे में सोच रहा है कि जिस तरह गुई अपनी पावर को यूज़ करती है, फाइट करती है, मैंने ऐसा किसी के बारे में सुन रखा है, मतलब आखिर गुई है कौन। तो तब लायरा काम करते करते स्टॉप हो गई कि ये गुई को कैसे जानता है, कि तभी अचानक डैंथरस को कुछ याद आया और वो जल्दी से यहाँ से भाग गया, जिसका ये सब बिहेवियर लायरा भी नोटिस कर रही थी। डैंथरस अब गुई के पास आता है और बोलता है कि शायद मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ, पर कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसे महान काम नहीं करे जो मैं महान लोगों से मिल सकूँ। इसलिए मुझे पहले ये बताओ कि क्या तुमने सच में अपनी मेंटल पावर को सोल से अलग कर रखा है। पर नहीं, ऐसा होना कैसे पॉसिबल है, ये तो बहुत ही पेनफुल रहा होगा। तो तब गुई कहती है कि नहीं, यही सच है, यानी मैंने सच में ऐसा करा था। तो तब डैंथरस काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गया और घबराते हुए बोला कि इसका मतलब क्या तुम अबू डोरी हो। गुई बताती है कि हाँ, मैं वही हूँ। तो तब डैंथरस बहुत बुरी तरह शॉक रह गया और घबराते हुए बोला कि इसका मतलब तुम जनरल अबू डोरी हो। गुई बताती है कि हाँ, मैं वही हूँ। तो तब डैंथरस कांपने लगा, इसलिए बार बार नीचे गिर रहा था। फिर बताने लगा कि मैंने अब तक जिस महान जनरल की स्टोरी सुनी है, मैं उस महान हस्ती के सामने खड़ा हुआ हूँ, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है। और फिर बताता है कि तभी हीरो सोल स्टोन पर तुम्हारा नाम आज भी सबसे ऊपर शाइन करता है। गुई हैरान रह गई कि मेरा नाम मेरे प्लेनेट पर अभी भी शाइन कर रहा है। तो तब डैंथरस ने बताया कि हाँ, जबकि तुम्हारे बाद और भी कई सारे जनरल आ जा चुके हैं, पर टाइम टू टाइम सबका नाम इरेज होता गया, पर आज भी तुम्हारा नाम अपनी जगह पर है, क्योंकि स्कॉर्पियस प्लैनेट के लोगों के दिल में तुम आज भी जिंदा हो। गुई काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी इन बातों को सुनकर। फिर तभी हमें गुई के प्लैनेट के कुछ लोगों को दिखाया गया, जो कि जब भी हीरो सोल स्टोन पर गुई का नाम देखते हैं तो वो हमेशा गुई को रिस्पेक्ट देते हैं। गुई डैंथरस से पूछती है कि मेरी प्लैनेट की कंडीशन कैसी है। तो तब डैंथरस ने बताया कि वहाँ तुम्हारे जाने के बाद बहुत उतार चढ़ाव आए, पर वहाँ के लोगों को तुम्हारे पहले के करे हुए कारनामों की वजह से काफ़ी सपोर्ट रहा है, इसलिए वो सभी खुद को संभाल लेते हैं और तुम्हें एक गॉड की तरह पूछते हैं।
तो तब इन सभी बातों को सुनकर गुई इमोशनल होने लगती है और डिसाइड करती है कि मैं जल्द से जल्द अपने लोगों के पास वापस ज़रूर जाऊंगी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेन जब रिसर्च लैब में आया तो गार्ड से पूछता है कि तुम्हारे फेस पर ये चोट के निशान कैसे है। तो तब वो दोनों बोले कि सर हमें खुद कुछ नहीं पता, यानी हमें तो कुछ याद ही नहीं है जिस वजह से हम परेशान हैं। तो तब टैंक सीसीटीवी फुटेज देखने आता है जहां उसने नोटिस करा कि रात के कुछ टाइम की फुटेज ट्रिम हुई है, इसलिए गार्ड से इस बारे में पूछने लगा पर उसे भी कुछ याद नहीं था। इसलिए टैंक ने उस बेचारे गार्ड को काफ़ी बुरी तरह मारा। एक्चुअली जब रात को डेंथरस और गुई वापस जा रहे थे तो तब उन्होंने सभी गार्ड्स को एक जगह करके इनकी मेमोरीज को इरेज कर दिया था एंड सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को डिलीट कर दिया था बिकॉज गुई इन सभी कामों में काफ़ी तेज़ है। टैंग अब वहीं बैठकर सभी फुटेज को चेक करने लगता है एंड लाइव फुटेज भी देख रहा था जहां उसने नोटिस करा कि कैसे एमी स्टोन के पास आई, फिर वो यहाँ कुछ करती है और एक एनवलप में कुछ डालकर चली गई। टैंग हैरान हुआ कि भला इसने अभी ये क्या करा है। तो वही एमी फुल स्पीड से लैब से जा रही थी ये बताकर कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे घर जाना है। लेकिन अब इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाती कि तभी टैंग उसे रोक लेता है और बोलता है कि मुझे वो चीज़ वापस करो। एमी पूछती है कि भला कौन सी चीज़। तो तब टैंग बोला कि जो तुमने एनवलप में डाली है। एमी गुस्सा करने लगती है कि क्या तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे। तो तब टैंग बताता है कि हाँ मैं पूरे रिसर्च लैब पर नज़र रख रहा था, कोई भी मेरी नज़रों से बच नहीं सकता है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.